ठीक है, और मेरी नज़र में आ गई तो मैं आपको एसएमएस कर दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। और अल्लाह से उम्मीद है आएगी नहीं, पर इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये ना हो कि कहीं जो है वो दिन में एक बार तो मोबाइल ऑन करके मैसेज वैसेज देखा करेंगे ना, ऐसे तो आप बंद करके पढ़ेंगे तो ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, आपको रिवीजन प्लान आज मिल जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो मिलेगा आपको तकरीबन 3 बजे फोटोकॉपी से, ठीक है। मैं बना लिया होता तो मैं आपको दे देता, उसमें फाइनल कर दिया है। कुछ टॉपिक्स जो है मैंने अपने हाथ से फाइनल नहीं किया, उसमें सिर्फ ये करने का बोला था इनको कि उसमें लेक्चर नोट्स वाले क्वेश्चन ऐड कर दें, लेकिन उसके एमसीक्यूज हैं वो एक बार मैंने देखने हैं, जब तक मैंने देख लूँ तो मैं दूंगा। तो मेरी इंट्रो क्लास आज खत्म होगी जैसे ही, तो मैं यहीं बैठकर उसको कंप्लीट करके फिर मैं गुलबर्ग की तरफ जाऊंगा। तो आप लोग 3 बजे तक फोटोकॉपी से इंशाल्लाह रिवीजन प्लान ले लीजिएगा, ठीक है। 3 बजे पता कर लीजिएगा, 3 बजे मेरी वहाँ क्लास होती है, तो उससे पहले मुझे करना होगा, ठीक है। ये रिवीजन प्लान नहीं है, चेकलिस्ट है कि ये कुछ बातें थोड़ी सी डिस्कस करनी है आपके साथ। अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम पहले बहुत हो गया और आपको बाहर खड़े रखा उसके लिए बहुत माजरत। अच्छा जी, रेशोज रेशोज सबसे पहले आपके सामने है। मेरे से जागा नहीं जा रहा है, तुम जाग क्या है? ओके सुने, नहीं आप वो चले गए बगैर कुछ खाए फिर तो आपको कुछ नहीं। सुन लें प्लीज बेटा, क्लास पता लेट होगी, आप समझ रहे हैं कि मैंने शुगर लगाने के लिए आपको बुलाया। प्लीज सारी रात की मेहनत की मेरी जो बातें हैं वो सुन लें प्लीज, ठीक है। और इसमें टाइम नहीं है, आपकी क्लास इतनी लेट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, सिर्फ इस पर सिर्फ फेवन पे सारी रात लगी, वरना नॉर्मली सब पे थोड़ा थोड़ा लग रहा था टाइम। लेकिन आप जो है वो इसको जरा ध्यान से देख लें चीज़ों को, ठीक है। इनमें से जो चीज़ें ये हो जाएंगी ये तो सारी करके भेजनी है, छोटी छोटी बातें भी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी हैं, लेकिन टेक्निकल बातें सामने आएंगी तो उनको देख लेते हैं। लेट इसलिए हुआ कि इसके बगैर मैं छोड़ नहीं पा रहा था, और आगे फिर मेरी क्लास है, तो आप लोग अगर थोड़ा कॉपरेट करेंगे तो हम टाइमली ये चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको रेशो नजर आ रही है, रेशोज के अंदर ये देखें जरा क्या कुछ हो गया और क्या कुछ नहीं हुआ, उसी तरह सर्कल करें। असल में हमारी रिवीजन 2 दिन पहले से शुरू है, तकरीबन 2-2.5 दिन से, तो आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से बगैर ये बातें बताए मैं कर ही रहा था ये बातें, क्योंकि फिर आप लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो रेशोज के अंदर जो प्लान में था, रीजन में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अफेक्ट करते हैं, इन 2 रेशोज को भी ये डिस्कशन हो गई है, टिक कर लें। लिमिटेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन हैंडआउट्स, जरा पलटिए अपने सफे को जो आपको सेट मिला है, खाली कर लो ठंडी कॉपी को, चल जाग तो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें आपको एक हैंडआउट मिला है, मुझे एक स्टूडेंट नहीं दिए थे नोट्स, एक तो अच्छा लगा थोड़ा सा कि ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं आसान आसान, तो मैंने आपके लिए लिख दी एक जगह पर, ठीक है, सारी रेशोज के साथ। इनको पढ़ेंगे, बहुत इजी हैं, ठीक है। जैसे रिटर्न ऑन एसेट हाई हो तो क्या वजह हो सकती है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट, ये बातें आपको पता है, सिर्फ एक नजर इनको देख लीजिएगा, एक 2 बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कहीं पर बात करते हुए सिर्फ मांगी रीजन ले तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, इसको आप 2 एक दफा पढ़ लेना बस, ठीक है। इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस मैंने लिखी हुई हैं जो 2 दिन से ऐसी थोड़ी थोड़ी बात हो जाती थी, लिखी तो मैंने पूरी थी, पर मैंने ये सुबह बैठे हुए इतना ना लिख लिया कि मैं टीए से कहूंगा जाकर ये वो पूरा कर दे, लेकिन मैं कहना भूल गया, इसलिए इसको डिक्टेट कर रहा हूं, इसको लिख लें। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस में लिखें, इन्फ्लेशन में डिस्टॉर्ट, सिर्फ इन्फ्लेशन लिखा था ना, अब पेपर परेशानी हो जाए आपको आ जाए तो जल्दी से लिखना, क्विकली लिखें, बिल्कुल तेजी से लिखना, जितना जुमला लिखा हुआ है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में डिस्टॉर्ट कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ओवर टाइम, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ओवर टाइम, 2 दफा बोलूंगा बस, लिखना है आपने। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट का पॉइंट है जी, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्टॉर्ट इंटर कंपनी कंपैरिजन, में डिस्टॉर्ट इंटर कंपनी कंपैरिजंस, ठीक हो गया जी। जो समझना है रोके पूछ लेना, ओके। ये सिर्फ ये बातें डिस्कस की, इनकी अंग्रेजी लिखना सामने लिख लें। नेक्स्ट क्या है जी, द रेशियोज आर ओनली एज गुड एज the financial information, the ratios are as good as the financial information on which they are based। जी, मतलब कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है ना, कोई गलती है, तो वो गलती पे रेशियोज में भी है। अगर कोई फ्रॉड लगा हुआ है तो वो फ्रॉड पे रेशियोज में भी आया पड़ा है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी को सही है बस रेशियोज भी उतनी ही सही है। नेक्स्ट है, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड टू प्रिपेयर द रेशियोज, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड टू प्रिपेयर द रेशियोज मे बी आउट ऑफ डेट, ये हिस्टोरिकल एक लफ्ज लिखा था उसकी अंग्रेजी, मे बी आउट ऑफ डेट, ओके। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर ये लिखो पाए, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रॉम ईयर टू ईयर मे प्रोड्यूस मिसलीडिंग रेशियोज, मे प्रोड्यूस मिसलीडिंग रेशियोज। सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज ये नहीं हम कह सकते, ये 2 पॉइंट्स बन सकते हैं ना। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपस में कुछ कंपैरिजन जिनके कर रहे हैं उनकी आपस में अगर डिफरेंट है तो भी मसला है, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में वो अपनी ही कंसिस्टेंट अप्लाइड नहीं है तो अपने ईयर के साथ कंपैरिजन में मसला सकता है। और आखिरी पॉइंट मैंने पूरा लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन व्हिच द रेशियो आर बेस्ड ओनली रिफ्लेक्ट द इन्फॉर्मेशन बट नॉट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज स्लैश कंडीशन, जो पॉइंट आपको बिजनेस कंडीशंस का लिखा है, बिजनेस एक्टिविटीज लिखा है, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट एडिशनल सा है, याद करना हो तो ठीक है, वरना ऊपर वाले 5 याद हैं आपको, उनकी अंग्रेजी जरा ज़हन में आ गई आपके, ठीक है जी। अब टिक कर लें, इंटरेस्ट कवर रेशियो कर चुके हैं हम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस कर चुके हैं हम, ओके। एमसीक्यू 2 पे आ जाएं, अपनी बुक्स तो दोनों लेके आए हैं ना। इसमें मैंने वैसे चेकलिस्ट बनाता गया, चीजें ज़हन में आती गई, कुछ लगा कि ये पता नहीं बात की हुई है नहीं किताब पढ़ते हुए, आई की पता नहीं ये बात मैंने की नहीं, कुछ बातें ऐसी भी आएंगी, बताते रहिएगा मुझे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 कर दीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे। एमसीक्यू नंबर 2 आपकी बुक्स के पेज नंबर, सालिक आई थिंक नाम है इसका, पेज नंबर 958, बुक
वॉल्यूम 2। हाँ जैया साहब छा गए आप। ये आपका सब है, ये लो, जज़ाकल्लाह। जी आंसर क्या है? नो इफेक्ट। ओके, कितने बच्चे कहते हैं नो इफेक्ट? खैर है, कोई बात नहीं, बता दें सही वाले, बता दें नो इफेक्ट वाले कितने हैं? सुने, थोड़ी बारीकी थी, ये 2-3 एमसीक्यूज ही बस, बाकी तो देखें इन जो बड़े टॉपिक्स ना हमने एमसीक्यू जो डिस्कस किया, ज्यादा आपने नोट किया था इम्पेयरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा किया, क्योंकि उसमें ऐसे ही थे जहां से टेस्ट भी होते था, इंडिकेटर्स के बारे में पूछा है, कुछ वैल्यू वाली चीजों के बारे में पूछ लेता था, बोरिंग कॉस्ट के हमने ज्यादा डिस्कस किया, गवर्नमेंट ग्रांट के, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, वो जो जिनमें से एमसीक्यू ज्यादा बन सकते हैं। अब ये बाकी बड़े टॉपिक्स है ना, अगर इनको आप देखेंगे ना, जैसे सिंगल एंट्री का टॉपिक है, अब उसमें से क्या एमसीक्यू बनाया होगा? उसमें से वही एमसीक्यू बनाता है कि ये इन्वेंट्री का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, बताओ परचेज कितनी है, अब वो कर क्या सकता है? और कुछ इस तरह की होती नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैंने उन एमसीक्यूज को देख लिया। आप इनकम एक्सपेंडिचर में से कोई एक ऐसा एमसीक्यू नहीं मिला जिसको मैं कहूंगा जी एमसीक्यू है, या मतलब जिसको मैं कहूंगा आप ना कर सकें। सीव्यू वाला सवाल हो गया, इस तरह एक दो सवाल हो गए, उनकी एडजस्टमेंट तोड़ के उसके अंदर एमसीक्यू में डाली हुई है, बस नंबर्स पूरे किए हुए थे, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं जाया करना। मैं रिवीजन प्लान के अंदर जो एमसीक्यूज आपने करने हैं वो लिख रहा हूं, काफी है, बाकी भी 10-12 नंबर के आते हैं, वैसे 7-8 नंबर के नॉर्मली सही होते हैं, तो वो हो जाएंगे सही जितना आपने पढ़ा हुआ है तो इंशाल्लाह। ओके, अब ये एक टेक्निकल, बहुत टेक्निकल एमसीक्यू है, ठीक है। बहुत टेक्निकल इसलिए क्योंकि आपने इसको इस तरह से कभी ना सोचा ना पड़ा, आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसूल बना लेंगे, अब जैसे जितने आते रहेंगे उसको देख लेंगे। कहता है सालिक हैज नेट करंट लायबिलिटीज, अंडरलाइन करें, अगर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हम यूं लिखें 100 माइनस 150, तो आंसर क्या आता है? माइनस 50 आता है, इसको हम कहते हैं नेट लायबिलिटीज। अगर लिखा हो 200 में से 120, तो ये जो आया 80, इसको कहा जाता है नेट एसेट्स। जब नेट किया तो नेट में क्या है? एसेट्स। नेट किया तो नेट में क्या आई? लायबिलिटीज। का मतलब क्या है? इसके ऊपर लिख लें कि सालिक इसकी क्या है? करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स से ज्यादा है। पहले तो ये बात लिख लें, ठीक है जी। नेट लायबिलिटीज, नेट लायबिलिटीज मतलब क्या है? करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स से ज्यादा है। साथ ही दूसरी बात, चलें वो भी ना लिखें, एक बात समझ लेते हैं, दूसरी भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, अज्यूम कर लेते हैं आंसर क्या निकला, कोई मतलब नहीं है, रेशो तो नहीं निकलना जी। आंसर देख लिया है और फिर परेशान बैठे हैं, वो बात खड़ा करें। मैंने आंसर देखने को नहीं बोला था, मुझे कहा था कि आप जस्ट आंसर निकालें। क्या आंसर आया है बता तो दें। डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज वाले कितने? बता दो यार, क्या होता है इतना टाइम मुझे 10 बार पूछना पड़ता है एक बात को। डिक्रीज की आवाज 15-20 बच्चों से आई, मैंने कहा बता दो तो बैठे, पता नहीं क्या मसला। और नो इंपैक्ट वाले कितने? ओके सुने, अब पहली बात जो नुक्ते की थी वो यही थी कि नेट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब डाटा अज्यूम कर लेते हैं। करंट रेशो याद है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने अज्यूम कर लेना डाटा, अगर ऐसा कोई सवाल आए तो डाटा अज्यूम कर लिया करना, ठीक है। अज्यूम करते हैं जी कि करंट एसेट्स हैं 120, कोई भी अज्यूम कर लें डाटा, करंट लायबिलिटीज हैं 170, यही है ना, लायबिलिटी ग्रेटर करनी थी। रेशो बताओ 0.7, चले 0.7:1, ठीक हो गया, सही है। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है। ही हैज डिसाइडेड टू पे ऑफ इट्स अकाउंट्स पेबल, हिज अकाउंट पेबल यूजिंग सरप्लस कैश। उसने कैश पे किया, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कैश यूज कर लिया, ठीक है। पेंटी क्या बना करती है इसकी वजह से? क्रेडिटर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। ये भी आप अज्यूम करें, कोई आप खुद ही सब कुछ तो अज्यूम किया होगा जी। हाँ 50, चलो वहां पे 50 पे कर लेते हैं। अब जब पेमेंट हुई तो क्रेडिटर्स में से 50 निकल गया, ये कितने रह गए? सॉरी 120, ठीक है जी, माजरत। और मार्कर कोई भी काम का नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है मार्कर को। और यहाँ पर भी तो कैश कम होना है, कैश भी तो क्रेडिट हुआ, कितना? आंसर बताएं। 0.5, चलें जी 0.5 कर ले, बस असर ही देखना था भाई, कम हो गई। डिक्रीज वाले बिल्कुल सही था, पता है कौन कौन से डिक्रीज वाले? शर्म तो नहीं आती है बात करते सबको, बेटा प्लीज ऐसा ना किया करें। सुने, आपके जहन में पहला ख्याल पता क्या आया था? कोई चेंज नहीं होगा। आपका ख्याल ये था कि एसिड भी कम हो रहा है, लायबिलिटी भी कम हो रही है। लगे बंदो नेचर तो देखो, एसिड की नेचर है डेबिट, वो कम होकर क्या होता है? क्रेडिट। और लायबिलिटी की नेचर क्या है? क्रेडिट, वो कम होकर क्या होती है? पहले ही फर्क है, मजीद फर्क बढ़ना है। इस तरह जा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कभी इस तरह की रेशो आए, पहले तो नेट लायबिलिटीज को ध्यान में रख लो। अब ये नेट लायबिलिटीज आ गया, हो सकता है पेपर के अंदर नेट एसेट्स का लफ्ज आ जाए, तो फिर इसी तरह से एग्जांपल बना लोगे। अब यहाँ पे लिख लोगे 100, 200 और यहाँ पे 150, अज्यूम करना है ना। और फिर वो पूछेगा कि जी उसने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, या बैंक से शॉर्ट टर्म लोन आ गया है, ठीक है। ऐसी बात हो सकती है दोनों तरफ की। तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिखोगे, इस तरह से छोटी सी एग्जांपल लिखोगे और उसको कहोगे यदि पेमेंट हुई, लेट्स से, तो पेमेंट हुई तो कैश कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई, और रेशो पे निकाल लेना, कहना डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। नेट वाला मसला था एक तो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक और उसूल भी समझ में आता है, वो उसूल समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एमसीक्यू नंबर 26। जी इसका आंसर बता दें। कहता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटर्स ऑन द करंट रेशो। डेटर्स से पैसे आगे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा, रेशो कम हो जाएगी। आजमाना पड़ेगा, आजमा लेते हैं क्विकली। ये हमारे सामने हमने अज्यूम किया 150 के एसेट्स पड़े हैं और लेट्स से 70 की लायबिलिटीज पड़ी हैं, ठीक है। एसेट्स में, करंट एसेट्स में ही डेटर्स पड़े हैं और कैश पड़ा है। डेटर ने पैसे दिए लेट्स से 10 रुपए मिसाल के तौर, और कैश में 10 रुपए आ गए, नो इंपैक्ट, ठीक है। अब पता क्या चला कि अगर एक ही साइड पर चेंज होगा तो फिर तो चलो जल्दी से कह देंगे कि नो चेंज, लेकिन अगर इस तरह को मामला हो जाए कि डिफरेंट एंड्स हो रहे हो, अच्छा छोड़ें इस बात को, आपको बता तो दिया वैसे मैंने, लेकिन आपने ये काम कर लिया करना है अगर रेशो में इस तरह से पूछे तो, ठीक है। बात बताने वाली सिर्फ कौन सी थी कि नेट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, नेट एसेट्स का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एमसीक्यू है, लेकिन इसके साथ ब्यूटीफुल एमसीक्यू 16, 1 मिनट के अंदर कर दें मुझे ये कैलकुलेट। फंस गए? नहीं आ रहा आंसर। कहता है टोटल क्या क्रेडिट सेल्स इतनी है, टोटल सेल्स क्या है? ओ कहता है टोटल सेल्स हैं
4 लाख की रिसीवेबल डेटर्स डेज हैं 64 और एवरेज डेटर्स हैं 32,000। फिर कहता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो कांस्टेंट रही, कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दो। मसला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? ओ अच्छा, ये मसला है। क्रेडिट सेल्स, पहले क्रेडिट सेल्स होंगी तो फिर अब क्रेडिट सेल्स कहां से निकलेंगी? यहाँ पे तो कोई निशानी कोई नहीं दी हुई क्रेडिट सेल्स कितनी है, बस सेल्स में अज्यूम कर लें, अज्यूम कर लें, अज्यूम ना करें। अब यहाँ पे एक काम का टूल भी देखते चलें। इस तरह से रेशियोज को हमने देखा ही नहीं था, हो सकता है किसी एक एमसीक्यू के अंदर ऐसे आ जाए। आपको डेटर डेज का फॉर्मूला आता है, क्या है? एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365 बेटा, डेज में ये रेशियो है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो डेटर डेज बता दे कितने, एवरेज डेटर्स बता दे 30, क्रेडिट सेल्स का तो हमें नहीं पता, तो हम रेशियो है ना इसके अंदर एक चीज मिसिंग होती थी, बाकी सब निकाल लेते थे। तो किसी और भी रेशियो के अंदर ऐसी ये यूज हो सकता है, इस तरह से कोई और रेशियो भी इस तरह यूज कर सकता है, कोई मिसिंग डाटा कैलकुलेट करवाना तो पता होना चाहिए। बात हुई नहीं थी क्लास में, इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह से भी कभी सोचा, इस तरह से भी सोच लेना चाहिए। यूज तो नहीं इस तरह से उसने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर किया, लेकिन एक एमसीक्यू के अंदर ऐसी बात है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी ऐसा पूछ भी ले। तो मसला कोई भी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है सिंपल। क्रेडिट से उड़ा के ले जाओ, 64 ले आओ। क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई? 25। ये सेल्स है, सेल्स ये किस पे पड़ी है? आप पहली लाइन पढ़ो। इसने क्या कहता है जी, मार्जिन ऑफ 25%, यानी कि 75 + 25 = 100। ठीक है, इसका मतलब ये पड़े हैं 100 पर, हमें चाहिए आंसर इज 7। आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो परेशान तो नहीं हो इसमें कोई नई चीज नहीं सिखाई, बस एक बात बताइए आपको, हो सकता है ना बताइए और ये बात ना यूज कर सकें। तो कितने बच्चों को पहले ये यूज करना नहीं आता अगर ना बात होती तो, और अब कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई है? कितनों को हुआ क्या? कोई ऐसा क्लास के बाद मिल मुझे। ओके नेक्स्ट, चलिए ये काम की चीज थी, मैंने कहा एक में सिखा दूंगा। अब कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये परचेज में यूज करा ले, मतलब परचेज कैलकुलेट करवाना चाहे, कुछ ऐसी बात, कुछ कोई ऐसी चीज है वो कैलकुलेट कराने के लिए मिसिंग कर दे। वैसे मुश्किल है ये बात इस तरह से, लेकिन सही तौर पे तैयार रहना चाहिए। अब रेशियोज के अंदर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहेगी, बाकी अब इसके अलावा कुछ हो जाए तो अल्लाह मालिक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कोई पूछे कि डिस्कस होने से रह गया तो भाई डिस्कशन इंटरप्रिटेशन है, तो इंटरप्रिटेशन रेशियोज ही है, तो कुछ कर लिया करें, कुछ नहीं होता। मैं रिवीजन प्लान के अंदर क्वेश्चन रखूंगा, कर लीजिएगा। रिवीजन प्लान वाले क्वेश्चन काफी होंगे, मैं क्लास वाले सारे क्वेश्चन आपको कहूंगा करने के लिए, लेकिन अगर क्लास वाला क्वेश्चन रह गया एमसीक्यू मुझे लिखने से तो वो खुद कर लेना। क्लास में तो सवाल कराएं वो तो लाजमी करना, उसके अलावा जो सवाल हैं एडिशनल होंगे, वो कम होंगे, बहुत कम होंगे। हमने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना होता है, सवाल जितने मर्जी कर लोगे, आपने खुद देखा है वैरायटी होती है हर दफा क्वेश्चंस में, थोड़ी बहुत। एक चीज है जो कांस्टेंट चल रही है, वो कांस्टेंट मार्क्स अपने होने चाहिए। बाकी तो एक दो एडजस्टमेंट हर बार ऐसी होंगी जिन्होंने आपको परेशान करना है, तो परेशान नहीं होना। हमें हर सवाल का अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि हमने किस तरह से सवाल को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, ठीक है, डन। उसके बाद जरा जंप कराएं रेवेन्यू से, इसको एंड पे करते हैं। बोरिंग कॉस्ट, लर्निंग आउटकम 6 डिस्क्लोजर। पता नहीं ये बात मैंने की या नहीं की, पिछली क्लास वाले बच्चे कह रहे थे कि कर ली है। जब मैंने ये बनाया तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद मैंने ये बात नहीं की हुई। डिस्क्लोजर्स शायद आगे 16 में कर दी थी ना, तो बोरिंग कॉस्ट पढ़ाते हुए शायद उस तरह से नहीं की थी अलग से मैंने, ठीक है। डिस्कशन क्या है, बस 2 लाइंस लिखी हुई हैं, आप ओपन कर लें चैप्टर में तो मेरी तसल्ली भी हो जाएगी, सबको पता है। जैसे हर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स हैं, जैसे आगे 16 के आपने वो लंबी कहानियां पढ़ी डिस्क्लोजर्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो लंबी कहानियां पढ़ी, याद है? ऐसे ही प्लीज बेटा प्लीज, पेज एक बच्चा ना फौरन निकाला करें, पेज मुझे बताएगा। 727 पेज नंबर 727 सुने। हर स्टैंडर्ड की अपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, कराया हुआ था। चले सुन लें। ऐसे IAS 23 कहता है, सिर्फ थोड़ी सी बात क्या कहता है कि जी IAS 23 कहता है कि जितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ वो बता दो, और जो कैपिटलाइजेशन रेट यूज किया, अगर एक ही लोन होगा तो फिर तो वैसे ही आ जाता है, बाकी जनरल लोन हो तो कैपिटलाइजेशन रेट भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो रेट यूज किया है वो बता दो, ये तो बात मुझे बता देना बस। और ये हमने प्रैक्टिकली बताया था बास लिमिटेड वाले सवाल में, ठीक है। उसके अंदर सवाल के अंदर उसने बताया था कि इतनी अमाउंट इंटरेस्ट की कैपिटलाइज हो चुकी है और उस पर रेट इतना था, और हमने एज इट इज लाइन उठा के लिख ली थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरी हो जाती है। तो पेपर के अंदर अगर नोट के अंदर ऐसी बात आ जाएगी बोरिंग कॉस्ट के बारे में, तो यही कुछ ऐड हो सकता है। एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन तो करवाने की तरफ जाने लगा मेरे ख्याल से, तो रेक्टिफिकेशन करवाने लग जाए आपसे कि ये बोरिंग कॉस्ट गलत ऐड हो गई है, तो नोट बनाना उससे पहले सही भी करो। वो ऐसा नहीं करेगा नॉर्मली, वो मैक्सिमम यही होगा कि वो अलग अलग फिगर्स देके कह देगा कि जी ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज है, ठीक है। या सिर्फ ये काम कर लेगा कि फलाना जो एसेट पड़ा हुआ है इसमें इंटरेस्ट जो है इतना कैपिटलाइज है, तो वो आपने सब नोट में लिख देना, जैसे बात लिमिट के अंदर हमने लाइन डाल के लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में जगह खाली है, इसलिए खाली है कि मुझे शायद अभी जो है वो एमसीक्यू से एक बार बच्चे से गुजरे हैं, मैं खुद दोबारा से नहीं गुजरा, क्योंकि मैं जब तक खुद नहीं दूंगा तो मैंने इसको वो चीज जगह इसलिए खाली रखी थी। अगर किसी का क्वेश्चन है, हो सकता है किसी क्वेश्चन इस टॉपिक में से, हालांकि हमने इसमें थोड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है। एमसीक्यू इसमें कौन से करने वाले होंगे वो आपके, ये मैं जब बैठूंगा 2 बजे अगली इंट्रो क्लास के बाद इंशाल्लाह, तो मैं उसमें लिख दूंगा। और अगर उसमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ गई कि मुझे लगा इस तरह से बतानी जरूरी है, तो फिर वो मैं सारी चीजें इकट्ठी करके, मैंने आपसे कहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कराऊंगा और उसको मैं अपलोड करके आपको मैसेज करवा दूंगा। उम्मीद है अल्लाह की रात से ऐसा होगा नहीं, हम काफी तफसील से पढ़ते चले आए हैं चीजें। आमतौर पर एक IAS 16 से वो तंग आके हम भागे थे, वरना नॉर्मली हम टॉपिक को तभी छोड़ते थे जब टॉपिक कहता था हुंटाड़ी मेहरबानी छोड़ दो, ठीक है। तो निकलती नहीं है चीजें, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी, आपको मैंने इसीलिए ये लगा दी कान में बात कि ध्यान रखना, उम्मीद रखना, हो सकता है, क्योंकि मैं कह दूं जाओ जी अल्लाह हाफिज़ और कल को मैसेज आ जाएगा पहले नहीं पता, पहले से बता सकता मैं कहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे लगा से पहली बात ये कि उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। जो चीजें हैं वो सिर्फ यही है कि एमसीक्यू मैंने इन टॉपिक्स के चूंकि अभी देखे नहीं थे डालने के लिए इसके अंदर, और क्लास पिछली शुरू हो गई थी तो टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था, तो क्योंकि तसल्ली करने के लिए ये 3-4 चीजें बैठ के देखनी पड़ती हैं, तब आपको गाइड देना होता है। आईके की स्टडी टेक्स्ट है वो पहले लफ्ज से आखिरी लफ्ज तक पढ़नी पड़ती है, मतलब गो थ्रू ही सही, लेकिन उसको करना होता है, कोई नजर तो नहीं आ रहा। फिर आईके का क्वेश्चन बैंक है, आईके के क्वेश्चन बैंक के बाद उसके जो है एमसीक्यूज हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है, इस तरह की छोटी मोटी चीज जो हमने नहीं डिस्कस की उसको भी कवर किया जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है जो नॉर्मल क्लासेस में मिल नहीं रहा होता। आप लोग सेशन में शुरू में भी कहा था कि साथ साथ करना, लेकिन कोई करता नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं दावे करते हैं, लेकिन सेशन एंड में लगता है कि सेशन पे मुकना है। ओके अच्छा चलें, प्लीज 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 उसको इग्नोर करते हैं, उसके साथ लिख लेना, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। बात में कर लूंगा उसके ऊपर अगर दिल किया तो, जरूरत नहीं है। कुरैशी स्टील का सवाल आईकैप ने छुआ भी नहीं है,
आईकेप ने तो प्रोग्रेसिव बिलिंग को भी नहीं छुआ हुआ, ठीक है, हम कहाँ पे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, तो छोड़ दो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये है कि वो ऐसा लॉस था जो उसने कहा है कि जी वो कर दो मेहरबानी आपकी, तो उसने कहा नहीं सॉरी मेरा क्या कसूर है, तो बस वो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को उसमें शामिल नहीं किया, ठीक है। बैठना चाहूंगा आपस की बात है। अच्छा याद नहीं था फिर, ओके। ओह इंपेयरमेंट रह गया। इंपेयरमेंट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि आईकेपी की बुक के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ था, इंपेयरमेंट लॉस ऐसे एसेट पे आ जाना जिसके ऊपर पहले प्रीवियसली सरप्लस आ रहा हो। तो ये सवाल किया था हमने, शुक्र है बहरहाल दोबारा सुन लें, कुछ बच्चों को भूल गया होगा। मैंने ये बात की थी कि अगर किसी एसेट पर इंपेयरमेंट आए और वो एसेट पहले से रिवैल्यूड हो तो फिर बिल्कुल रिवैल्यूएशन लॉस की तरह से परेशान हो। ये बातें सारी तुम जब पढ़ना शुरू करोगे ना, आइए 36 4 महीने पहले पढ़ा था, तुम्हें कैसे याद होगा, परेशानी होना इन बातों से, ठीक है। बात सुन लें, नहीं आपको बता रहा हूं जिस तरतीब से शुरू हुआ था ना वैसे शुरू वहां से ना करो तो बेहतर है। मैंने पहले कहा है कि आप तैयारी को उलट करें, जो टॉपिक अगर आपके रेशियोज को आप समझते हैं सही है तो ठीक है, इसको भी साइड पे करें, समझते सही है तो ठीक है, उसको साइड पे करें और बेस्ट से शुरू करें। प्लानर ही ऐसे बनाएं, आप समझते हैं इनसे पहले हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत अच्छे जी, कैश फ्लो आने दो जी, ऐसे टॉपिक्स रखने हैं स्टार्ट में कि आप अगर उनको 2 दिन में प्लान करो तो वो 1.5 दिन में हो और अच्छे से हो और स्पीड से होते जाए। प्लानर जो बनाओगे उस प्लानर का टिक होना आपके पासिंग की तरफ निशानदेही होगी। आपने जाते ही प्लानर बनाना है, इस दिन मैंने ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। हर बच्चे की अपनी स्टडी होती है, मैं ये नहीं कहता कि 4 वाले 2 पेपर करो, 3 वाले 2 एक पेपर करो या एक पेपर करो। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 पेपर्स डेली करते हैं, कोई ऐसे होते हैं 4 पेपर्स डेली कर लेते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं 4 पेपर देखें डेली कर लेते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो 2 करके करते हैं जी, उनको नहीं मैनेज होते। तो ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, लेकिन जो प्लानर बनेगा वो जो भी प्लानर बनेगा उसको टिक कर रहे हो, टिक हो रहा है तो मतलब पासिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एहतियातन ये करना कि लेट्स से आप लोग 3 तारीख से पढ़ना शुरू कर रहे हैं घर पहुंच के, ठीक है, और आप जो है वो 3 से सुबह मतलब आप शाम को 2 बजे बैठे, 2 की शाम को बैठे, 2 की शाम को बैठे आप प्लानर बना रहे हैं, 3 से ना बनाना, आप 4 से बनाना और पढ़ना 3 से शुरू कर देना। तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा टेम्पो बनने में टाइम लगता है, बहरहाल टाइम कम है, अल्लाह मालिक है, खैर होगी इंशाल्लाह। मेहनत जरूर करना, इस 1 महीने में नहीं की मेहनत तो जो मर्जी थे तुम पास नहीं हो सकोगे। और अगर इस महीने में मेहनत कर लोगे तो बिल्कुल ऐसे एवरेज मर मर के कभी पास हुआ कभी फेल, 40% के रेंज में, 40% की रेंज वाले बच्चे होते हैं टेस्ट के अंदर, टेस्ट में टफ ही होते थे, वो बच्चे पढ़ के फेल होने वाले बच्चे होते हैं और वो आखिरी महीने को मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो पास होंगे। तो बड़े एवरेज स्टूडेंट पूरे बैच में एवरेज रहने वाले आखिरी महीना मेहनत करके पास हो सकते हैं और बड़े बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आखिरी महीने में रिलैक्स होकर फेल हो सकते हैं। तो प्लीज अपने वक्त को जाया ना कीजिएगा, किसी एक तरफ का फैसला अभी करके उधर बैठ जाना। 3-4 दिन 3-4 दिन सुने 3-4 दिन नहीं टेम्पो बनता, ये ध्यान में रखना। ये ना हो कि 2 दिन बैठो चलो घर चले गए, चलो 2 दिन उधर भी नहीं, फिर वो आते जाते सारी छुट्टियां गुजर जाए। तो प्लीज डिसीजन एक हो और फर्म हो, इंशाल्लाह जहां भी बैठोगे अल्लाह मालिक है तैयारी शुरू हो जाएगी 2-3 दिन में। उसके लिए तरीका होता है आसान से शुरू करना। ओके, इंपेयरमेंट लॉस की मैं बात कर रहा था। इंपेयरमेंट लॉस अगर किसी प्रीवियसली बुक्ड एसेट की बात कहां से कहां निकली, प्रीवियसली एक एसेट रिवैल्यूड है तो उसका सरप्लस पड़ा होगा, कम होते होते जितना हुआ पड़ा होता है वर्किंग के अंदर, इंपेयरमेंट लॉस आए तो वो ये रिवैल्यूएशन लॉस की तरह से पहले उस सरप्लस को खाएगा, अगर फिर भी बचा तो वो जाएगा। अगली बात ये याद है कि इंपेयर हो जाने के बाद एसेट को डेप्रिशिएट कैसे करते थे, कुछ याद है? बहरहाल सुन लो फिर भी, जो एंड पे वैल्यू आई है ना जिसपे उठा के ले आए हो आप उसको, यानी रिकवर मतलब ऐसे रिकवर अमाउंट ले आओ, यानी वो रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे करते थे। बहरहाल उसके बाद एक कॉस्ट अकाउंटिंग में एमसीक्यू मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने ये भी ऐड नहीं किए। अगर कोई एमसीक्यू मुझे एक भी ऐसा मिला तो मैं 5 मिनट की वीडियो भी तुम्हें भेज दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। रिलैक्स होकर जाओ, आपको सब कुछ आता है। ओके, जो एमसीक्यू लिखूंगा आप वो कर भी लेंगे, अगर फिर भी समझ ना आए तो अल्लाह मालिक, मैं नहीं मिलूंगा, मैं यहाँ पे हूंगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चले चले खत्म कर, रेवेन्यू वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बिल्कुल हटके एग्जांपल जो रह गई अभी आईकेपी एग्जांपल से टेस्ट होने वाली, ये वो 2 एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज इनके ऊपर पहुंचना है जल्दी जल्दी। आई 16 में आउटपुट मेथड सम ऑफ यूनिट मेरे हो गया था, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है फुल्ली डेप्रिशिएटेड की डिस्कशन सुन ले थोड़ी सी, आप लोग कंफ्यूज होते हैं एक बात से। फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट वो एसेट होता है जिसकी कॉस्ट बराबर हो जाए उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, यानी कि जिसकी डब्ल्यूडीवी 0 है। फुल्ली डेप्रिशिएट होने का कतअन मतलब ये नहीं होता बच्चों कि ये एसेट डिस्पोज हो गया आज, कतअन ये नहीं होता। आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन में होते हैं कि जी फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया मतलब इसको डिस्पोज करो, नेवर। फुल्ली डेप्रिशिएट मतलब कि हमने सोचा था 5 साल चलेगा, 5 साल चल गया, अभी चले जा रहे, अगले 5 साल चलता रहे तो चलता रहे, जब तक डिस्पोजल करेंगे नहीं वो वहीं रहेगा। क्या मतलब उसकी कॉस्ट में पड़ी रहेगी, उसकी अकोमोडेशन में पड़ी रहेगी। बस एहतियात क्या करनी है, जैसे ओपनिंग लेस डिस्पोजल करते हो ना, ओपनिंग करते हो, ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, इंट्रो की बात ना भूल जाते हैं इसलिए वाइज कर रहा हूं, यहां पे नोट के अंदर को पॉइंट दे दे छोटा सा तो आप उसको कर रहे हो डिस्पोज बैठ के, ठीक है। तो मतलब जैसे ओपनिंग लेस ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करते थे, इसी तरह से एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड करना है। और फुली डेप्रिशिएट ऐसा कमाल ये है कि डिस्पोजल की तरह से एक बार नहीं एक्सक्लूड होता, वो होता रहता है जब तक पड़ा है, हर साल उसकी कॉस्ट ओपनिंग में पड़ी होगी, एक्यूमुलेशन में पड़ी होगी, हर साल उसको माइनस करना और हर साल उसको डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि 100 के एसेट को 100 ही डेप्रिशिएट कर सकते थे ना, 100 वाले एसेट को 120 माइनस एसेट, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ माइनस एसेट इन अकाउंटिंग, ठीक है। अब आप पे कैसे अप्लाई होगा, फुली डेप्रिशिएट का सवाल दे देगा, नहीं सवाल तो नहीं देगा। आपको क्या कर सकता है वो, नोट के अंदर आपको वो लिख के दे दे, हमने शायद एक सवाल के अंदर देखा भी था इसको प्रैक्टिकली, नोट में वो आपको दे दे, वो नोट का सवाल और लिख दे कि एक इसमें एसेट है वो फुली डेप्रिशिएटेड है, तो आप क्या करोगे, अगर रहता रहे बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट में से उसकी कॉस्ट निकाल लेना, अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो डब्ल्यूडीवी में से डब्ल्यूडीवी निकाल लेना, उसको अलग कर लेना, ठीक है ना, उसको साइड पे। वैसे डब्ल्यूडीवी वाला मेथड रखेगा नहीं क्योंकि फायदा कोई नहीं, अप्लाई नहीं करवा सकेगा आपसे। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर नॉर्मली क्योंकि कांसेप्ट अप्लाई होता ही दरअसल कांसेप्ट अप्लाई स्ट्रेट लाइन पे होता है। बहरहाल उसने आपका फुली डेप्रिसिएटेड एसेट इनके अंदर पड़ा हुआ, आपको लो जी आगे डिस्पोज करो, नेवर, ठीक है। तो बस उसको ध्यान करना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए, प्लस नोट के नीचे एक लाइन वो जो सवाल लिखी हुई है वो भी डाल देना, क्योंकि डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है कि ये भी बता दो कोई एसेट फुली डेप्रिसिएटेड तो नहीं है, ठीक है ना, कोई एसेट आइडल तो नहीं पड़ा था। आप मैंने सारे डिस्क्लोजर पढ़ाए हुए हैं, याद मत करना, आपको जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन मॉक से पहले भी एक बार और पेपर में जाने से पहले भी एक बार जस्ट एक रीडिंग दे लेना। मैंने बिल्कुल नोट सामने रख के आपको डिस्क्लोजर पढ़ाए हुए हैं, बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कोई नहीं भी समझ आएगी ना तो ज़हन में रह जाएगी ऐसी बात डिस्क्लोजर में है, अगर वैसी एडजस्टमेंट आ गई तो आप उसको एटलीस्ट 2 में लिखते हुए कॉन्फिडेंट होगे। तो बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिसके डिस्क्लोजर डिटेल से थे आपके पास, तो ये बस एक बार मॉक से पहले पढ़ लेना और एक बार इनको 2 बार पढ़ लेना, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। थ्योरेटिकली भी तो पूछ सकता है वो, 2-3 नंबर का पार्ट दे दे, रिवैल्यूड एसेट के लिए कौन कौन से डिस्क्लोजर चाहिए आपको पता है, लेकिन उसके 2-3 दफा पढ़ा होगा तो ज़हन के अंदर वो एक तो स्किप होना है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू 25 क्या ओपन करो यार, पता नहीं क्या मैंने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया, जल्दी 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 जल्दी। हाँ पेज नंबर 695 है, पता नहीं क्या यार डिस्कस नहीं किया, दिखा दो कौन सा है जी। हाँ
अच्छा बड़ा सादा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर रिपोर्टिंग नॉन करंट एसेट एट रिवैल्यूड अमाउंट। क्या था जी, रिवैल्यूएशन पर कौन सी चीज है जो वैलिड रीजन नहीं है रिवैल्यूएशन पर लेके जाने की? बाकी सब कैलकुलेशन है रिवैल्यूएशन की, जो आपको कोई मसला नहीं है। ध्यान बस सिर्फ किस चीज का रखना है आपने, सुने, रिवैल्यूएशन का छोटा सा एमसीक्यू दे दिया, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपको। सब तरह के केसेस आते हैं, एमसीक्यू में उस लेवल का कोई सवाल डाल नहीं सकता, बस रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि वो पूछ क्या रहा है, कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग क्या है ये बताओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना ट्रांसफर हुआ ये बताओ, या इवन सरप्लस का क्लोजिंग कितना है ये बताओ, मतलब एक ही चीज, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है ये बताओ, इस साल का ट्रांसफर कितना है ये बताओ, 1700 चीजें होती थी उसके अंदर। तो बस रिक्वायरमेंट को और से पढ़ना, कोई एमसीक्यू आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कैसे सारा एमसीक्यू था, मैंने वैसे ही तरह ये बस इसको निशान लगा हुआ है, इसको पढ़ लेना, कुछ नहीं निकला, मैं नहीं पढ़ना। हाँ वो उसमें है कि कौन सी वैलिड रीजन है, एक बीच में बेवकूफी लिखी हुई थी उन्होंने कि ये बाकी सब होती हैं, ठीक है, बाकी सब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ना रखें फिर वैल्यू पे रखें, यही तो मोदी जी ने लास्ट के रिवैल्यूएशन पे आए थे, या ये बेटर प्रेजेंटेशन देगा, बिल्कुल सही है, ये वैलिड रीजन है। एक बीच में एक ऐसी बेवकूफाना बात है जो बाकी से मिलेगी नहीं, पढ़ लेंगे आप, ठीक है, मसला नहीं था। ओके, कैश फ्लो में एमसीक्यू 8, 25 और 34 में क्या मसला है? मसला है छोटा सा, 8 में आए। पेज 133 कह रहे हैं मेरे दोस्त एक, ओके जरा पहुंचने तो दें। सुनिए जी, हम ये एक चीज लिखा नहीं करते थे लेकिन आपके फॉर्मेट में थी, ठीक है, ये एक अलग टोटल नहीं करते थे, टाइम बचाते थे, और इसके ऐसे ही बस चलते चलते हम साथ ये लिख दिया करते थे, लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है जी, और यहां पे माइनस कर देते थे। ये हमारे पास आता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए, ये लिखते नहीं थे, ठीक है, ये किसी हेडिंग पढ़ लेना, यहां पे रोक देते थे हम फॉर्मेट को, ये बेसिकली एक ब्रेक लगती है, ठीक है। इसी तो ये ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन के अलावा की चीज कहते थे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, ऑपरेशन का कैश यहां पे आता था, फिर हम इसमें से ये चीजें माइनस करते थे, जिसके अंदर मैंने आपको मैक्सिमम चीजें लिखवा दी थी, ग्रेचुइटी आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, टैक्स आ सकता है, वारंटी आ सकता है, कुछ 4-5 इस तरह के लिखवा दिए थे आपको, ठीक है। अब ये भी आपको बताया था कि ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आ सकते हैं, और ये ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग के नीचे एंड पे लेस भी आ सकते हैं, हमने इसको प्रेफर किया था, उसकी वजह मेरे सामने यही होती है, जब दोनों ही बुक्स में लाउड है ना, तो इससे जरा आपको ना ये नॉन कैश और कैश और एंड पे ये पांचों माइनस करवाना 1 मिनट में समझ आ जाती है आपको, जिंदगी सारी काम आता रहता है, ये चीजें सारी नॉन कैश, तो फॉर्मेट ऐसे ही रखा जाता है। फिर नॉर्मली हम पढ़ाने वाले इसी तरह से पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट और टैक्स नॉर्मली जो हम भी ऐसे पढ़ते थे, हमें भी ऐसे पढ़ाया गया, उसमें फायदा भी देखा, आपको भी पढ़ाते हैं, है भी सही, दोनों बातें दोनों से सही है, इनको यहाँ शो करो या फाइनेंसिंग में, बताया था आपको, क्या नहीं बताया हुआ, बताया हुआ है। अब आईकैप के सॉल्यूशन जितने देखेंगे उनके अंदर उसने इंटरेस्ट और डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया हुआ, आपने आइडेंटिफाई किया था जब मैंने आपको जवाब दिया था बच्चों ने, ठीक है। अब अगर ये है मामला तो फिर एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के देखते हैं कि हम पे क्या मसला आ रहा होगा और जिससे बचने का तरीका क्या है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नीचे कैश पेड टू एक्वायर नॉन करंट, ये तो इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पेड ये तो इधर हम तो क्यों कह रहे हैं ना, ये तो इधर जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तो इधर, बोनस शेयर्स में तो कैश फ्लो होता ही नहीं, रिटेंड अर्निंग्स, डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश। आप परेशान बैठे हैं, वो कह रहा है नन ऑफ अबव भी नहीं दिया और इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर वहां पे आपको ये वाली बात मेरी याद करनी पड़ेगी कि आईकैप का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। और उसने अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है ना, लोन का आना रीपे होना, इंटरेस्ट का पे होना, कैपिटल का आना डिविडेंड का पे होना, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो ये शामिल होता है, तो यूं ना समझना कि उस हेडिंग में नहीं आता था तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। यही मेरे ख्याल से बाकी एमसीक्यूज में भी आपको नजर आएगा, जरा ऐसे जल्दी से नजर मार के मुझे बताएं वहां पे क्या है। वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप इंटरेस्ट पेड को लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, आई कैप उसको आपकी टाइप भी करेगा। अच्छा वो कह रहा है एक होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहरहाल ये प्रॉब्लम आपको इसी तरह से डील करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, आप समझ आ गई है कि वो ये कहे, देखें डिविडेंड इंटरेस्ट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, हमने इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो भी किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी यहां खत्म हो जाती है बेसिकली, ये तीनों लेस 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 अपने उस फॉर्मेट को जाके देखिएगा जो किताब के पहले सफे के ऊपर है, उसके 3-4 तो बीच में ब्रेकें लगती हैं, मैंने वो लगाई नहीं, आपको जरूरत महसूस नहीं की, ठीक है, ऐसी फजूल में आपकी परेशानी है, लेकिन यहां पे जरूरत महसूस की, ये बता दूं यहां ब्रेक लगती है, घर जाके पढ़ लेना, क्या जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता, ठीक है, समझ आ गई बात की। अभी देख लो ऐसे जल्दी जल्दी से, इसमें क्या मसला है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव कैश फ्लो आ गया, अब आप नीचे ना डिविडेंड लिखना चाहेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, डिविडेंड लिखिएगा, बात समझ गए। अब इसका आंसर देख लीजिएगा, आप कोई ना कोई आंसर जी, सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, अच्छा रीपेमेंट ऑफ लोन, वो तो आपको पता है फाइनेंसिंग है, ये मत है ना, रीपेमेंट ऑफ, वो तो फाइनेंसिंग में नेगेटिव आता, वो क्या कर रहा है, हाई लेवल ऑफ डिविडेंड पेमेंट, हां नहीं आप कहोगे हां डिविडेंड पेड, ठहरो ठहरो, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू फिक्स्ड एसेट, नहीं ये तो इन्वेस्टिंग है, सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, अच्छा हाँ ये भी है और वो भी है डिविडेंड, मैं डिविडेंड को नहीं घसीटना है, ठीक है, ये बस आपको फॉर्मेट बनवाया था, ये मुझे 3 एक एमसीक्यू ऐसे नजर आए जिनके अंदर हमारी इनकंसिस्टेंसी थी, वरना आपको किसी एमसीक्यू मसला नहीं हो सकता, बट सारे एमसीक्यूज नहीं करने आप लोगों ने, टाइम वेस्ट नहीं करनी, जो लिख दूंगा बस उन्हीं को पढ़ लेना, 12 नंबर में से वैसे 7-8 के सही होते हैं, जो मर्जी कर लें तो वो सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे बढ़ें जी, ये डिविडेंड तो वही एक ही बात होगी ना, डिविडेंड ड्राइंग एक ही बात होती है, ड्राइंग डिविडेंड एक ही जैसी बात है ना बेटा, वो फिर शेयर कैपिटल तो यहाँ पे आता है, तो कैपिटल ड्राइंग्स कैश का आना कैश का जाना ओनर की तरफ। जी जल्दी 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 बेटा, मुझे लग रहा है कि मैं रेवेन्यू वाले क्वेश्चन के लिए क्लास को भाई को बैठा हुआ है बंदा, ये कोई ढूंढ रहा है, ऐसे तो करने हजरत ये मैसेज करने के बाद मैं नकल लगा दूं, बच्चे चाहती मारना शुरू कर देंगे, मुझे 15-20 मिनट चाहिए आज आपकी मजीद, हाँ बस बस मैं खत्म करता हूँ। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सुन लें, लिखे मत, सुन लें, डिमांड डिपॉजिट ऐसी लफ्ज देखें बुक के अंदर लिखा हुआ कहीं देख लो, कहीं ये क्या बताया नहीं, डिमांड डिपॉजिट होता है कि आपने कराया तो डिपॉजिट अकाउंट में जमा है पैसा, लेकिन वो फिक्स नहीं हो गया, बल्कि आप उसको ऑन डिमांड किसी भी वक्त बगैर नोटिस के निकलवा सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि आप उसको बगैर किसी नोटिस के किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल वही बैंक समझिएगा जैसे आपका बैंक पड़ा होता है, इससे परेशान हो जाइएगा, ठीक है। सिंगल एंट्री में 2 एमसीक्यूज हैं, जल्दी 440 452 पे एक एमसीक्यू नंबर 22 है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। अच्छा ये दोनों एमसीक्यूज पढ़ लीजिएगा, मेरी बात सुन लें, पुरानी बात, ये बात जो है बता दूं ना, पुरानी बात है, आप किताबों में ये नाम और रिक्वायरमेंट्स में ये नाम इस्तेमाल नहीं होता,
असल में ना सिंगल एंट्री के टॉपिक में यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। अब पुराने जमाने के सवालों में रिक्वायरमेंट में वो बैलेंस शीट की जगह कहता भी यही था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब उसने लिख दिया तो बता रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट। ठीक है, अब इन दोनों एमसीक्यूज में पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसने क्यों आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मींस बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके, लिख लिया तेजी से आप लोगों ने। आ गया जी रिडेम्पशन। रिडेम्पशन कहते हैं टूटना। शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होते। शेयर्स की खसूसियत आपको बताया मैंने, वो इररिडीमेबल होते हैं, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स भी हो तो इररिडीमेबल हो तो हम उसे शेयर इक्विटी की तरह कहते थे। और अगर रिडीम होने वाले शेयर्स हैं तो हम शेयर्स ही नहीं कहते, हम कहते हैं तुम लोन ही हो। ठीक है, तो रिडेम्पशन का लफ्ज कहीं नजर आए रिडीमेबल तो हमने वो पढ़ लिया था, इससे परेशान होइएगा। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम क्या होती है पता है, बड़ी तफसील से बात हुई है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के लफ्ज से परेशान होइएगा। पैट तक कहानी, लेस ऐड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, इसमें कोई चीज आएगा, लेट्स से रियल सरप्लस आ गया, और ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन रही होती है उसके अंदर इस तरह से कॉलम्स आ रहे होते हैं, और उन कॉलम्स में यहां प्रॉफिट की बजाय टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखा जाए तो उससे परेशान नहीं होंगे। हमें ये पता है कि इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स वाले कॉलम में नेट प्रॉफिट नहीं आना है, और लेट्स से रियल सरप्लस है तो उसके अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आना है। ठीक है, जो हमने इस तरह से पोस्टिंग करवाई थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ओके। एक बात जो मुझे लगता है बाकी भूल गए थे हम, और वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है आपने शेयर इशू करने थे, शेयर इशू करने पर भाई ये 15 मिनट की जरा होगी क्लास की देरी, ठीक है, अगली की, क्योंकि उन्होंने चले जाना है तो फिर। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपने शेयर इशू करने थे, आपको नहीं पता किस तरह से क्या मामला होते हैं, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपने एक वकील को हायर किया, उसको पैसे पे किए, खर्चा है खर्चा। खर्चा किस लिए है? टू इशू शेयर्स। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के आगे ब्रैकेट में लिख ले कि ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब इधर देखें, आपका दिल है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जो बिल्कुल सही है। कैश दिया ना वकील को, कैश क्रेडिट क्या है? खर्चा है जी, खर्चा है, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी इसमें गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट्स को ये कहते सुना कि कहते ना, ये कहते सुना है, बुजुर्गों से सुना है। ठीक है, तो बुजुर्गों ने ये सुना है कि अगर ये खर्चा इक्विटी इशू करने पर आ रहा है तो इस खर्चे को भी इक्विटी में ही चार्ज करो, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज मत करो। तो फिर इक्विटी में कहां चार्ज करें? रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन दूसरे नंबर पे इसका नाम है अगर शेयर प्रीमियम बढ़ाओ। ये तो पढ़ा है ना हमने, जैसे बोनस भी पहले करते थे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है कि शेयर, छोटी सी बात थी लेकिन ऐसे ही कोई एक दो नंबर यहाँ पे आपके जाया ना हो जाते, ये बात कर देता। तो सादा सी बात, एंट्री लिखेंगे, बताया था नहीं बताया था? नहीं, मैंने शेयर बोनस शेयर्स का बताया था, इसका नहीं बताया। अच्छा, मैंने बताया तो सुन लो, लिख लो, सादा सी बात। एक्सपेंस डेबिट वो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है। एक्सपेंस डेबिट जब रेवेन्यू पढ़ा था F2 का, ये मुसीबत पड़ी मुझे, उधर ट्रांजैक्शन प्राइस बतानी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बतानी होती थी, तो मैं ट्रांजैक्शन प्राइस रेवेन्यू पढ़ा रही हो गया। ट्रांजैक्शन प्राइस है भाई रेवेन्यू में, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अच्छा चल, माफी दे दे यार, माफी दे दे, एंट्री मान गया भाई, मैं आप वैसे भी आज तो मैं डर के बाहर नहीं था ना। जी सुने, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सिंपल एंट्री कोई भी एक्सपेंस पे करने की। और फिर अगली बात याद रखना कि अगर एक्सपेंस शेयर इशू करने पर आया है, खर्चा शेयर इशू करने पे आया है, तो इसे भी इक्विटी इशू करने में खर्चा है तो इक्विटी को चार्ज करो। अब इक्विटी में क्या पड़ा है? रिटेन अर्निंग्स, वहां पे कर दो। लेकिन वही उसूल, अगर पहले शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है पहले उसको, उसकी वजह ये है कि रिटेन अर्निंग के बहुत से यूजेस होते हैं ना असल में, प्रॉफिट के तौर पर बांट लो, जनरल रिजर्व में भेज दो, लेकिन शेयर प्रीमियम को खास यूज नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस भी कुछ चीज होती हैं, उनके अंदर यही कहा जाता है कि इसको यूज करो, इसको यूज करो हो सके तो। ठीक है, उसके बाद 26 पे क्या लिखा हुआ है यार इसमें, देखो जरा जल्दी से। एनी अनपेड डिविडेंड ऑन, अच्छा इसको पढ़िएगा घर जाके, इसके साथ लिखें इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है। एक चीज है जो नहीं कहीं पे हुई बात और फिर इसने एमसीक्यू में डाल दी है। ठीक है, वो क्या है? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, ये क्या होता है? ठीक है, तो सुन ले, क्यूमुलेटिव शेयर्स कहा जाता है, लेकिन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव में उर्दू में लिखवा दूं, फिर एमसीक्यू पढ़ लेना। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में लिखें। क्यूमुलेटिव वो शेयर्स होते हैं जिन पर डिविडेंड आता रहता है, चाहे अनाउंस हो चाहे ना हो। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव डॉट। ठीक है जी, नॉन क्यूमुलेटिव कब आएगा जी? डिविडेंड कब आता है? जब अनाउंस होगा तभी लायबिलिटी बनती है उसकी। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक एमसीक्यू को पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, और अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स में अगर किसी को कोई मसला आया पढ़ने से तो वो रुक जाएगा, मैं उसके लिए यहाँ पे रुक जाऊंगा थोड़ी देर, या बाहर बच्चों को मिल लूंगा, इंट्रो की क्लास शुरू नहीं है तो। ठीक है, सुने कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा सारा उस चैप्टर को जाके और बहुत मसाइल आए? हाँ, वर्डिंग तो गंदी है, इसलिए तो कैपिटल मेंटेनेंस भी पढ़ा के आपको भेजा था, तो बस समझ थोड़ा बहुत लगा था कि हाँ उसमें बातें तो काफी है, उसके रिप्रोडक्शन नहीं मांगनी आपसे। ओके, उसने बस कोई 2-4 नंबर का कोई एमसीक्यू बन जाए उसमें से तो बन जाए, उसकी तैयारी मैंने आपको करा दी, वो भी कैपिटल मेंटेनेंस की। ठीक है जी, अब अपना सफा तीसरे नंबर वाला पलट लीजिए। ये जो हेडिंग नजर आ रही है एग्जांपल्स की, इन्हें उड़ा दीजिए जी बेटा, समझ नहीं आ रही। रॉयल्टी ये है कि होंडा जापान वाले बैठे उधर हैं और होंडा गाड़ी यहाँ पाकिस्तान में बन रही है, और इन गाड़ियों के पीछे जो एच लगा हुआ है, इस एच के थोड़े से पैसे होंडा पाकिस्तान होंडा जापान को भेजता है, होंडा जापान की रॉयल्टी इनकम जी। अब यहाँ से मैं किसकी एग्जांपल देता कि फलां जगह पे रॉयल्टी ले रहा है, इसलिए मैंने उनकी एग्जांपल दी जो यहाँ पे ले रहे हैं, फर्म्स ले रहे हैं, वो भी यहीं पे, वो भी किसी को दे रहे हैं रॉयल्टी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं, सामने मैं ये कंपनी देखो इंडिया से ले रही है रॉयल्टी, फलां ये नहीं कर सका मैं। अच्छा जी, ओके जी, एग्जांपल 1 पढ़िए जल्दी से। क्या पता इस दफा यही एग्जांपल आ जाए पर्चे में। पिछली क्लास में तो मुझसे बिल्कुल ये हो ही नहीं रही थी, बच्चों ने मुझे एंट्रीज करवाई थी, मैं बार बार गलती कर जाता था। एक तो मैंने ढूंढी बड़ी मुश्किल से एंड पे जाके थी, आई कैप ने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, असल में वो पता तो आया था ना, ये पॉज करते हैं यार, सारे कहेंगे पता नहीं अपनी मशहूरी।
सवाल पढ़ना शुरू करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आईके अपने स्टैंडर्ड से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो अपनी बुक में शामिल की हुई हैं, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये टेस्ट होने वाली एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब उनमें से या तो हमने एग्जांपल्स को बुक पढ़ते हुए प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को जो देखा वो भी वही एग्जांपल्स थी हमें आती हैं, या पास पेपर के अंदर ये ऊट पटांग जो सवाल हमने देख लिए इनको भी हमने कंसीडर किया, जो ये हमने देख लिया हुआ था। ये जो एग्जांपल आपके सामने है ये अभी तक ना हमने किताब में पढ़ी थी ना अभी तक आईके की पेपर में टेस्ट हुई है, तो कोई पता नहीं है, मुझे लगा शायद इसमें से ना पूछ ले, तो ये एक अजीब सा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन देख लें आदत जल्दी सही हो जाएंगे, एंट्री तो भी काम हो जाएगा अगर यहाँ से आ जाता है तो। आसान है, मुश्किल नहीं है। एन एंटिटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग, लिख लें जी। एन एंटिटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग अ व्हीकल, को अंडरलाइन लिखें ट्रैक्टर, ट्रैक्टर नहीं व्हीकल, अंडरलाइन लिखें ट्रैक्टर, बस जो भी स्पेलिंग है यार बस कर दो, बड़े हो जाओ। अच्छा, ₹4,800,000 कितने का जी? 8 लाख का ट्रैक्टर बेचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। दिस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ क्लॉज स्टेटिंग दैट इफ दिस कस्टमर एंटर्ड इनटू अ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ ट्रॉली, लिखें ट्रॉली, ट्रैक्टर बेचा इन्होंने और साथ ही उन्होंने कहा भाई देखो अगर आप ट्रॉली भी हमसे लोगे तो सेलिंग प्राइस वुड बी ₹100,000, 3 से पढ़े, ठीक है, 100,000 फुल स्टॉप। द ऑप्शन एक्सपायर्स ऑन 28 फरवरी 2001। वो डिस्काउंट वाउचर वाली बात कुछ याद आई कि अगर इफ कस्टमर परचेज विद इन नेक्स्ट, मैंने कहा था करेंगे बात, वो भी तो रहती थी, थोड़ी सी बात वहां पे हुई थी, लेकिन वो सिर्फ हमने पीओ आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग उसको यूज कर लिया था, अकाउंटिंग नहीं देखी, तो यहाँ पे 1 मिनट का काम है, देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है। द एंटिटी नॉर्मली सेल्स ट्रेलर फॉर 250, बट एज पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन इट इज ऑफरिंग ट्रेलर टू पब्लिक फॉर 180 ड्यूरिंग द पीरियड। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्काउंट ऑफर किया है, ठीक है, वो डिस्काउंट ऑफर किया ना, कितना आपको ट्राली मिलेगी? 100 रुपए की। अगर आप 28 फरवरी से पहले आ गए तो आपको ट्राली मिलेगी 100 रुपए की। अब ये ट्राली मार्केट में कितने की है? ट्राली नहीं, ट्राली जी 250 नहीं है, 250 नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो तो मार्केट प्राइस है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी मार्केट की मशहूरी के लिए पहले ही वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर एक 250 को काट दें और 180 को हम कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट, द कस्टमर पेड and obtain control of tractor on 5 January and then purchase the trolley on 20 February for cash. Show the journal entries for the above. मुझे बताएं कि क्या ये कस्टमर जो है ये ट्राली बगैर ट्रैक्टर खरीदे इस ऑफर वाली ट्राली खरीद सकता है? या यूं कर लें कि अब्दुल्ला ट्रैक्टर जाके खरीदे और हम आज जाकर से कहे वो जो अब्दुल्ला ने ट्रैक्टर खरीदा था उसको जो डिस्काउंट आपने दिया वो डिस्काउंट वाली ट्राली आप मुझे दे दें, ऐसा मुमकिन है? तो इसका मतलब फिर हमें इस 8 लाख को फिलहाल एलोकेट कर देना चाहिए। एक राइट जो कॉन्ट्रैक्ट एक राइट जो मिला है, जो ऑप्शन मिला है, ऑप्शन इस कस्टमर को मिला है, वो तो इसी कस्टमर की इसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस में मिला हुआ है ना। तो जो 8 लाख हम आज रिकॉर्ड करने लगे हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम फ्यूचर में कोई डिस्काउंट देने की तरफ जा सकते हैं, तो हमें आज खुद को लायबल फील करना चाहिए। इसका मतलब हम अपनी 2 ऑब्लिगेशंस आज फील करेंगे, एक है ट्रैक्टर डिलीवर करना, दूसरा अगर 28 से पहले आ गया तो ट्राली पे डिस्काउंट देना, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है वैसे? 80,000 बेटा, 1,80,000 वाली ट्राली कितने में देनी है? 1 लाख में। 250 तो गया ना, तो साइड हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये तो मामला हो गया, इसको तो कुछ करना पड़ेगा, अब ये एंट्री कर लेते हैं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि मार्केट प्राइस कितनी है ट्रैक्टर की जी? ट्रैक्टर की पता नहीं यार, 8 लाख, और हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा कितना? 80,000। आपको भी मार्केट प्राइस छोड़ो यार, बस एलोकेशन करनी है, अलग अलग ऑब्लिगेशन है, ठीक है। मैंने लिख दिया मार्केट प्राइस, इससे परेशान ना हो, ताकि वो आपका जो तरतीब जो बनी हुई थी ना वो तरतीब ना ले, इसलिए लिख दिया यहाँ पे। ये टोटल कितना बन रहा है? 8,80,000। यानी यूं देखना चाहिए कि हमें तो ये 8,80,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब ये खोलते रहेंगे, हालांकि मैंने बच्चे को भी तो बाहर करो, क्या तो जल्दी से ट्रांजैक्शन प्राइस जल्दी से मुझे एलोकेट करके दें इसकी बेस पर। ये है ट्रैक्टर की प्राइस, ये है डिस्काउंट, इसके लिए फिलहाल खुद को लायबल फील कर रहे हैं। 1 मिनट एंट्रीज कर लें, फिर मैं बताता हूं अगर वो ना आया तो क्या करेंगे। वो ना आया तो फिर तो मौजे हैं, जल्दी करें जल्दी करें, एलोकेशन करें। जो फिगर आ गई है 800, भाई देखो इधर एलोकेशन किसकी करनी है? मांगा तो 8 लाख है ना, हालांकि मांगना चाहिए था 8,80,000, मतलब फ्यूचर में भी तो 80,000 का नुकसान ही झेल रहे हो ना, एक तरह से सोचो बात को, ठीक है। तो 8 लाख मांगा है, फ्यूचर में 80,000 डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एलोकेट करो इस डिस्काउंट को 7273 और इसको सही हो सकती है ऐसी फिगर भी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब जनाबे वाला किस दिन तशरीफ लेकर आए? 5 जनवरी 2001 को, और ट्रैक्टर ले गए और पैसे कितने देकर गए? 8 लाख, ठीक है। हमने कहा जी चलो जी ट्रैक्टर तो गया, डर करके गया, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफ ट्रैक्टर कितना? 727273, ठीक हो गया। ओ सॉरी, हाँ बैलेंसिंग क्या है? आज खुद को लायबल फील करो, कितने से? आप सुनो इधर, सुन लो इधर, अगर 28 फरवरी तक ये नहीं आता तो 28 की शाम नहीं, चलो या कम मार्च की सुबह इसको डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर लेना, आप पूरा 8 लाख आपका रेवेन्यू बन गया, ठीक है, और कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो तो आ गया किस दिन? 20/2 को, और उसने आकर पैसे कितने दिए? 1 लाख। लेकिन अब इस लायबिलिटी को खत्म करना है, ये देखना भी हुआ क्या, आपको नजर आएगा डिस्काउंट हमने सारी मार्कर खत्म हो गया, कितना जी? ये जो लायबिलिटी खत्म हो गई, कर लो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, अभी देखना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, करो 172,727। अब ये क्या हुआ है इधर देखो, आपने 800 में ट्रैक्टर बेचा है और 100 में ट्राली बेची है, तो 900 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए ना, ठीक है, विद डिस्काउंट। जरा इन दोनों को टोटल करो, हो गया ना। और अगर आप ये ना अलग करते तो यहाँ पे आप 8 लाख करते, क्या करते? 8 लाख करते, कर लेते, और यहाँ पे 1 लाख करते, आप फिर भी 9 लाख है, फिर भी फर्क है ना, फिर भी 9 लाख है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर थोड़ी ऐसे के लिए खुद को लायबल फील करने के लिए, ठीक है, लायबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। ये क्या है? एक ऑप्शन, डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाना कस्टमर को, ठीक है। और क्लास बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये नेक्स्ट एग्जांपल रिवीजन प्लान के साथ मैं इसकी एंट्रीज अटैच करूंगा और साथ उर्दू में बात लिख दूंगा जो समझना है जी। बोलें इसके बारे में, इसलिए कह रहा हूं कि इसको हजम कर लें। दूसरी एग्जांपल कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की है, मैं उर्दू में छोटी छोटी साथ बात लिख दूंगा आपके लिए और सोल्यूशन के लिए अटैच कर दूंगा, लेकिन उसके लिए फिर आप कल आ रहे हैं क्लासेस पढ़ने? चलो फिर अभी लिख दूंगा, नो इशू, अभी लिख दूंगा। अभी फिर को देखना पड़ेगा मुझे कितनी जल्दी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने तो फाइनल भी करना है उस प्लान को जी। पहले से क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे
ट्रेलर ना दिया है ना वो भी लेने आया है। हमने एक ऑप्शन दिया कि आओगे तो बस 180 वाला 100 में देंगे, 80 का डिस्काउंट देना है, खुद को लाइबल फील करना शुरू कर दिया। यार इसको ना बेसिकली मार्केट प्राइस क्यों कह रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस तो थी ना 80 की, छोड़ रहे हैं, ये 80 को बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? फिलहाल डिस्काउंट के लिए लाइबल फील कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार ये तो एक जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरे के लिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री, पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ही वजह बनी इस दूसरे डिस्काउंट की, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के वक्त खुद को लाइबल फील कर रहे हैं। फिलहाल देखो ना, इतना समझो, अगर वो नहीं आता तो हम उसी दिन डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर लेते, थोड़ी देर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखानी थी बस। अगर सुनो, अगर आप चले कुछ एंट्रीज हो गई ना, चल ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, अभी बंद मत करें, एक छोटी सी बात सुनते हैं, बहुत अहम बात है, वो सबसे अहम बात है, समझे। ये एंड में रेवेन्यू रह गया था ना, बदतमीज। इसमें MCQ 2, 4, 11, 29 वगैरह पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक रहनुमा उसूल जो मुझे लगता है मैंने बताया नहीं था तो लिखने लगा, लेकिन बच्चों ने बताया था, फिर भी सुन ले। एक बात सुने, हमने 100 रुपए की चीज खरीदी और उसे 117 का बेच दिया। 100 रुपए जमा 17 रुपए, ये 17 है सेल्स टैक्स। बात हुई थी, मैंने कहा था ये जो पैसे आए हैं कस्टमर से 117, रेवेन्यू 117 लिख लें, रेवेन्यू लिखेंगे हम 100 और 17 क्या है? लायबिलिटी। और मैंने शायद ये उसूल बोला था कि किसी के बिहाफ पे जो पैसे हम रिसीव करते हैं वो हमारा रेवेन्यू नहीं। आगे मैंने बुक में लिखा हुआ, स्टैंडर्ड में दरअसल लिखा हुआ, लेकिन MCQ में यूज होती है बात, तो ये बात पैसे लिख लें, वैसे लिखें, रेवेन्यू के अगले खाने में लिख लें, जगह खाली है, कि किसी के बिहाफ पे जो हम पैसा कलेक्ट करें उसे रेवेन्यू में नहीं डालना, वो हमारा रेवेन्यू नहीं है, यूं लिखें, बल्कि वो हमारा रेवेन्यू नहीं है। किसी के बिहाफ पे जो पैसे रिसीव करें वो हमारा रेवेन्यू नहीं है। एग्जाम्पल में लिखें, टैक्स डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखें सेल्स टैक्स, पढ़ लें आप। दूसरी एग्जाम्पल लिख लें, एजेंट रिसीविंग फुल अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। अब ये एग्जांपल जो है इसको सुन लें और फिर चले जाइएगा, ठीक है। आपको नजर एक छोटी सी बात और भी ऐड करूंगा, लेकिन फिलहाल ये सुने। वो क्या है, ये इस तरह की एग्जांपल आपको बताएगा कि 100 रुपया जो है एक एजेंट ने प्रिंसिपल की बिहाफ पे रिसीव किया है, जिसमें 10% इसका है, और एजेंट ने 100 का 100 अपना रेवेन्यू बना लिया। अपना रेवेन्यू बैंक डेबिट, रेवेन्यू 10 रुपए क्रेडिट, 90 तुम्हारी लायबिलिटी है, पेएबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल। एक बात। दूसरी बात, फिक्स्ड एसेट्स अगर हम यूज कर रहे हैं, हमारा कारोबार फिक्स एसेट तो बेचना ना हुआ, अगर हम फिक्स एसेट फॉर यूज हमने रखे हुए हैं और उनको बेचा है, फिक्स एसेट फॉर यूज रखे हुए हैं और उनको बेचा है और उसको बेचने पे गेन आया है, ये गेन रेवेन्यू है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कोर्स एक्टिविटी, बल्कि एसेट को बेच के जो गेन आता है उसे अदर इनकम कहा करते हैं, ठीक है जी। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर कोई चीज मुझे नजर आ गई तो मैं मैसेज करवाऊंगा। उम्मीद तो है कि जो कमी बेसी होगी वो वैसे ही रिवीजन प्लान में डाल दूंगा, MCQs में जो है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह लेट आने पे या लेट जाने पे।